तो ये क्या मुमकिन है जनरल साहब कि बाबुल मंडप को भी ये इसी तरीके से कंट्रोल करें? देखिए मुमताज भाई, जब पिछले साल आपके चैनल के ऊपर बोल रहे थे, तो जब हुतीज ने ज्वाइन किया था इसराइल के अगेंस्ट अपना ऑपरेशन हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ, उस बीच में उन्होंने रेड सी के अंदर निशाना बनाया था वहां के शिप्स वगैरह को। तो अमेरिका ने उसके जवाब में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया था, जिसमें वो यूरोपियन नेशंस को और उन्होंने अरब मुल्कों को भी, जीसीसी वालों को, जिसमें कि बहरीन शामिल हुआ था, या यूएई के भी उसमें कुछ पार्टिसिपेशन था, और इजिप्ट को भी लाना चाहते थे। उस जंग के अंदर जिस तरह से अल हूती ने अमेरिकन शिप्स को निशाना बनाया था, और बहुत जल्दी ही अमेरिका को फिर वहां से पीछे हटना पड़ा था अल हूती के साथ डील करके। तो जो भी अमेरिकन मिलिट्री प्लानर था, उसको ये चीज उस वक्त विजिबल हो जानी चाहिए थी कि अगर अल हूती इस रेड सी के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं और उनके सारे ऑपरेशन को उन्होंने नाकाम कर दिया है और उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है, तो ईरान, जो कि मेन बैकर है हुतीस का, जो उन्हें ये मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, ये उनकी जानकारी में होना चाहिए था कि ईरान किस हद तक इस टेक्नोलॉजी के अंदर और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को तैयार कर चुका है, जबकि कि उसका एक ग्रुप सपोर्टेड बाय देम वो इस पोजीशन में है कि अमेरिकन, यूरोपियन और उनके गल्फ के एलाइज को इस अरब सी के अंदर नाकाम कर सकता है। तो ये तो पिछले साल ही बड़ा वाज़ेह था, और इस साल हुतीज ने ईरान के या कोऑर्डिनेशन में जैसे वो काम करते हैं, हिकमत अमली के तहत इनिशियल स्टेज के अंदर बाबल मंडप वाला फ्रंट उन्होंने नहीं खोला था। ईरान को लगता था कि अभी हम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, ये एडिशनल फ्रंट खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सऊदी अरब की तरफ से वो एक्शन हुआ, मुझे नहीं पता किस अहमक ने उन्हें ये एडवाइस किया था, उस एक्शन के बाद से ईरान को भी और अल हूती को भी मौका मिल गया कि यहाँ पे भी वो अपना प्रेशर बनाए। और उन्होंने दोनों तरफ से, जैसे कि आफ्ताब भाई बता रहे थे कि यानबू पोर्ट से जो उन्होंने ईस्ट टू वेस्ट अपनी लाइन बनाई थी, पाइपलाइन, उससे उनका मैक्सिमम ऑयल जो था वो बाबल मंडप के रास्ते से निकल रहा था। अब उनके पास ऑप्शन क्या रह गया है? मैक्सिमम वो स्वेज कनाल की तरफ से अपना ये पेट्रोलियम निकाल सकते हैं, या इनके बीच में एक और बातचीत चल रही है कि इराक से और इस खत्ते से एक लैंड पाइपलाइन के जरिए सीरिया से ये एक लिंक स्टेब्लिश करें, जहां से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं मेडिटेरेनियन के अंदर वहां पे उसको सप्लाई कर सके। मगर ये सारी चीजें बड़ा टाइम लेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं या जो अमेरिकन कंट्रीज के जो भी इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको अगर मैं एनालाइज करूं, तो मुझे कई बार उनकी प्लानिंग के ऊपर या उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बड़ा ताज्जुब होता है। जो बाबल मंडप है, अल हूती इस पोजीशन के अंदर है कि जैसे अमेरिका या उसके एलाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं ओपन करा सके, उसी तरह इनके पास इतनी मिलिट्री फोर्स या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि ये बाबल मंडप को भी ओपन करा सके, और अल्टीमेटली इन्हें फिर नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक जो ये मैं अमेरिकन फोर्सेस के जो ये अटैक वाली बात देख रहा था, कि देखिए फरवरी से लेके 28 फरवरी से लेके आज तक पहले 40 दिन के अंदर अमेरिकन फोर्सेस एक्सपोज हुई। उनकी जो मिलिट्री सुपीरियोरिटी थी, एयर सुपीरियोरिटी थी, या उनकी जो नेवल फोर्सेस थी, उनकी जो सुपीरियोरिटी थी उसको एक बहुत बड़ा डेंट लगा और वो एक्सपोज हुई। और उसके बाद ये जो अब दोबारा 7-8 जुलाई से ट्रंप ने ये दोबारा हमले शुरू किए थे, उसको अगर मैं मिलिट्रीली एनालाइज करूं, तो हर गुजरते वक्त के साथ मुझे ऐसा नजर आता है कि जो अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेस थी वो डिमिनिश हो रही हैं।
जो उनका एक कोशिश थी कि वो इस मिलिट्री फोर्स के जरिए ईरान पे प्रेशर बना के उसे नेगोशिएशन में लाके अपनी मनमर्जी के कुछ अमेंडमेंट इस एमओयू के अंदर करा सकते हैं, मुझे उसकी भी पॉसिबिलिटी बड़ी कम लग रही है। और कई बार ऐसा नजर आता है कि शायद उस एमओयू से भी कहीं ज्यादा आगे झुक के उन्हें डील करनी पड़ेगी या निगोशिएट करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये मुझे मिलिट्री सिचुएशन नजर आती है। और दूसरा मेरा असेसमेंट ये है कि देखिए, इजराइल का मेन प्रोटेक्टर मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली अमेरिका है। अगर अमेरिका इस मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी सेंट्रल कमांड जो यहाँ की सिक्योरिटी का फलक्रम है, अगर वो इस बुरी तरह से शिकस्त खा रही है ईरान के हाथों, और ये अपनी सारी बेसिस जीसीसी से निकाल के जॉर्डन और अब जॉर्डन से निकाल के इजराइल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे अमेरिकन मिलिट्री फोर्स इस खित्ते में कमजोर होगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली इजराइल भी उसी फॉर्म में कमजोर होगा। क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा डिपेंडेंस इस अमेरिकन सिक्योरिटी, मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल कवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा ऐसा असेसमेंट है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, न सिर्फ अमेरिका की पोजीशन मिलिट्रीली, पॉलिटिकली और रेपुटेशन वाइज इस मिडिल ईस्ट के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कमजोर हो रही है। इजराइल को क्योंकि उस तरह से कवर नहीं किया गया, और इजराइल के जो लॉसेस हैं, या जिस तरह से ईरानियंस ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया था, उनकी स्ट्रिक्ट सेंसरशिप की वजह से वहां की अंदर की खबरें बाहर नहीं आई। लेकिन मेरे एनालिसिस में ऐसा लगता है कि जिस फॉर्म में अमेरिका कमजोर हो रहा है, इजराइल भी कोरेस्पॉन्डिंगली अपने यहाँ उसी तरह से कमजोर हो रहा है। और ये जो फैसले ले रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये इनके अपने पॉलिटिकल या सिक्योरिटी दोनों इंटरेस्ट के मुझे बरक्स नजर आते हैं। बट बहरहाल ये फिलहाल उनकी पॉलिसी चल रही है। जैसे जैसे आगे इश्यूज डेवलप होंगे वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी मुमताज भाई। जी, सूरत हाल ये थी कि जो प्रो ईरानियन ग्रुप है, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कुर्दों को काउंटर करने के लिए उतने ने जो है इफेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये है कि अब अगर प्रो ईरानियन जो है इंसर्जेंट्स ग्रुप को अगर अमेरिका और सऊदी अरब मिल करके काउंटर करते हैं, तो फिर ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से चाइना से मिसाइल आएंगे, ईरान परचेस कर रहा है, और जिस तरह से पूरे का पूरा पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, और आप देखिए सीरिया के अंदर भी जो है वो बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी रोजाना जो है कुछ कुछ ना कुछ आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वेस्ट जो है एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर अपने एग्जिस्टेंस की आखिरी लड़ाई और फैसला कुन लड़ाई लड़ना चाहता है अमेरिका के साथ मिलकर के। बज़ाहिर वो हमें नजर आते हैं कि वो अलग अलग हैं, ब्रिटेन कभी कुछ बोलता है, फ्रांस कुछ बोलता है, लेकिन इनके इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट को लेकर ये सारे सेम सेम पेज पे हैं। मीडिया को दिखाने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब ये है कि वो कुक्ड अप स्टोरीज हैं, कैसे उनका जो है तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मेजर इशू यही है कि इस वक्त जो है करंट सिनेरियो, इससे रिफ्लेक्ट यही हो रहा है कि एक बहुत बड़े और एक तवील मुद्दती जंग के अंदर ये पूरे का पूरा खित्ता जा चुका है, और ईरानियन लीडरशिप को ये रियलाइज हो गया है। अमेरिका, हम देखेंगे देर या सवेर, ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में जरूर करेगा। जी मुमताज भाई, इस वक्त जो है सूरत हाल यही। क्योंकि बहुत सारी जो है चीजें बहुत वाज़ेह हो गई हैं, और आवाम खास तौर से समझ गया है कि आपसी टकराव के पीछे कौन है। प्रोफेसर पाशा। जी, जो आप कह रहे हैं आपस में टकराव करने की बात, देखिए ये कौन सफल होंगे और कौन इसको कंटेन करेंगे वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका कि चूंकि उनकी कामयाबी नहीं हुई है ईरान के खिलाफ या हिजबुल्लाह, हमास या हुतियों के खिलाफ, तो ये आपस में
इन मुल्कों को के ऊपर दबाव डाल के ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके ये खाना जंगी फैलाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा कि बसरा में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पे जो हमला हुआ है, ये काफ़ी खतरनाक है और उसके नतायज जो है सऊदी अरब ही नहीं, लेकिन कुवैत पे भी होंगे। क्योंकि वहाँ जो लोग सड़कों पे आए हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ, या बहरीन में जो लोग अल खलीफा के खिलाफ आए हैं, और बहरीन में मैं आपको चलते-चलते ये भी बता दूँ कि वहाँ एक पुलिस स्टेशन पे जो है हमला हुआ, कॉकटेल बॉम्ब फेंका गया। ये पहली घटना हुई है कि वहाँ लोग असंतुष्ट हैं अल खलीफा हुक्मरानों के खिलाफ। यही ईरान कुवैत में भी देखने को आ रहा है और जॉर्डन में भी देखने को आ रहा है। और इसको कंटेन करने के लिए जो है ये बड़ी साजिश रचाई जा रही है कि आपस में लड़ा के इनको कमज़ोर किया जाए और ईरान का मसला बैकग्राउंड में ढकेला जाए। जो ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू आने से पहले कि उसको गाज़ा और लेबनान से हटना होगा, सीरिया से, तो उसपे कोई टिप्पणी नहीं है कि बातचीत हुई है, क्या इज़राइल मान गया है अमेरिका की बात, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हटेगा फिलहाल। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि ये हमले से, ये अमेरिका और इराक पे जो हमला हुआ है सऊदी का, इससे जो है इराक के वज़ीर-ए-आज़म जो सऊदी अरब को जाने वाले थे, उनकी ट्रिप को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है और इराक ने काफ़ी कड़ा रवैया अपनाया है कि अपनी सॉवरेनिटी पे ये हमला हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के। तो अब ये हमले के बाद जो है सऊदी अरब और इराक के बीच में तनाव बढ़ेगा और जो कुर्दों के ऊपर ईरान ने इरबिल में वगैरह हमला किया है, उससे भी तनाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में जहाँ इज़राइल और अमेरिका कुर्दों को इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ। और दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ है कि दमयत बोल के एक बड़ा पोर्ट है मिस्र में, वहाँ ड्रोन अटैक हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये हूथियों ने किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हूती मिस्र पे क्यों ड्रोन अटैक करेंगे, या फॉल्स फ्लैग जो कहते हैं इज़राइल ने किया है। क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ इस पोर्ट में, यहाँ ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा और अर्जेंटीना से जहाज़ जो है गेहूँ लेके आते हैं, बड़े-बड़े जहाज़। और उस बंदरगाह पे हमला करना जो है इजिप्ट की फूड सिक्योरिटी को कमज़ोर करना मुझे लगता है। तो इसका काफ़ी असर होगा मिस्र के ऊपर, और मिस्र को भी इस जंग में खींचना मुझे लगता है ये साजिश है, सऊदी अरब और यमन और हूती के अलावा। तो ये आपस में जो है इनमें लड़ाना चाहते हैं और खाना जंगी कराना चाहते हैं, और चूँकि अमेरिका बमबारी नहीं कर सकता या इज़राइल नहीं कर सकता है क्योंकि मुश्किलात पेश आ रहे हैं, तो ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी सीरियस मामला है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो ये बार-बार कह रहे हैं कि ईरान जो है भीख माँग रहा है पीस के लिए, डील के लिए बोल के। तो ये कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन ईरान जो है बरअक्स ये कह रहा है कि धमकी दे रहा है बर्तानिया को। क्या ये एक देश जो भीख माँग रहा है पीस के लिए, वो धमकी भी दे सकता है इतने बड़े न्यूक्लियर पावर के खिलाफ कि आप B-1 बॉम्बर्स और दूसरे बॉम्बर्स वहाँ से आपकी सरज़मीन से ईरान पे हमला कर रहे हैं और हम भी जवाबी हमला करेंगे बोल के। नहीं, और आज तो आज प्रोफेसर पाशा, आज तो यूरोपीय जो देश है उनको भी सैयद अब्बास अरागची ने वार्न किया है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम मिलकर कर देंगे तो तुम्हें भी हम नहीं बख्शेंगे। जी, नाटो सेक्रेटरी जनरल जो है अंकारा में जो मीटिंग हुई, वहाँ भी उन्होंने कहा था कि नाटो भी इस जंग में शामिल है ईरान पे हमला करने के लिए। तो उसपे भी अराची ने कड़ी निंदा की थी, और ये जो बर्तानिया के ऊपर दागने का या हमला करने का या चेतावनी देने की जो बात कही है, ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अगर ईरान मिसाइल दागता है इन हवाई अड्डों पे जो अमेरिका ने इस्तेमाल करके ईरान पे बमबारी की है,
वो नेटो देश है और नेटो के चार्टर के मुताबिक एक देश पे अगर हमला होता है तो सभी देशों के ऊपर हमला हुए जैसा लगता है और सभी को दिफा करने का हक होता है। क्या अमेरिका इसमें शामिल होगा? क्या दूसरे नाटो देश इसमें शामिल होंगे? क्या ईरान के ऊपर सभी नाटो देश जवाबी हमला करेंगे या क्या होगा आगे चल के? देखिए ये दायरा जो है जंग का धीरे-धीरे यूक्रेन से लेके कैस्पियन सी से लेके मिस्र से लेके इराक से लेके इसमें नए एक्टर्स मुलविस होते जा रहे हैं और ये जानबूझ के ये साजिश मुझे लगता है कि ये दायरा बढ़ाने के लिए क्योंकि अमेरिका इसमें निकम्मा हो गया है। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो इसको दूसरे देशों को इन्वॉल्व करके घसीटना चाहते हैं और एक नेगेटिव डेवलपमेंट में मैं आपके व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूँ कि ईरान के अंदर इस्फ़हान शहर के पास 2 ईरानियों को फांसी दी गई 28 जुलाई को जिनका नाम अबुल फज़ी सिपाही और अमीर सफ़ारी है। ये दोनों लोग जो है जो 12 लोगों को मौत के घाट उतारने की फैसला दिया था कोर्ट ने, 4 पुलिस ऑफिसर्स को मारने की वजह से एंटी रेजिम जो मुज़ाहिर हुए जनवरी साल तो इसमें वहाँ एक बड़े स्क्वायर में इनको फांसी दी गई अल खानी स्क्वायर बोल के जहाँ एक स्टेज बनाया गया था जहाँ सुबह फजर के 28 जुलाई को फांसी दी गई जिसके तहत वहाँ कुछ लोग मुजाहरा करे और वहाँ कुछ बेचैनी हुई लेकिन आंसू गैस उठा के लोगों को वहाँ भगा दिया गया लेकिन इस दौरान मेरे ख्याल से पब्लिक में से पेश आना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि ये दूसरे देश इसको इस्तेमाल करके एंटी गवर्नमेंट राइट्स भी करवा सकते हैं इसको जैसा 2 पहले लोगों को फांसी दी गई थी जेल में उसी तरह करना चाहिए था क्योंकि ये लोग भड़का सकते हैं इस वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ जो पहले हुआ था। तो कुल मिला के ये है कि अब चूँकि अमेरिका डायरेक्टली हमला करने की शक्ति या क्षमता नहीं रखता, तो ये छोटे-छोटे बिल्कुल, जो फायर्स आग यहाँ उकसाने की बात हो रही है मिस्र में, बसरा में और बिल्कुल, दूसरी जगह यूरोप को भी शामिल करने की, यूक्रेन को भी शामिल करने की ताकि बिल्कुल। ईरान पे ये सब मुल्क मिलके हमला करें और जो रूस और ईरान के बीच में कैस्पियन सी से जो रूट है, उसको भी कमज़ोर करे और उनके नाजायज़ इरादे हॉर्मुज़ में हो या बाब अल मंदब में है, उसको का ईरान का तसल्लुत असर और रसूख कम कर सके बोल के ये सब हो रहा है मेरे ख़्याल से। जी।